नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है यानी किसके बारे में, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे प्रायद्वीपीय भारत। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। अब 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था ग्लेशियर के बारे में और भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में। अब ग्लेशियर यानी हिमनद होता क्या है? तो दोस्तों, ग्लेशियर यानी हिमनद की यदि बात करते हैं तो ये जमे हुए बर्फ़ का एक विशाल ढेर होता है जो कि धीरे धीरे पिघलता है और उसका पानी जो है गंग किसमें दोस्तों, नदियों में, झीलों में जो है जाता है और जहाँ से जो है नदियों का उद्गम जो है होता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा गंगोत्री ग्लेशियर से जो है भगीरथी नदी का उद्गम होता है, साथ ही यमुनोत्री ग्लेशियर से दोस्तों यमुना नदी निकलती है। तो इस प्रकार जो है ग्लेशियर यानी हिमनद बर्फ़ के जमे हुए जो है बड़े बड़े विशाल ढेर होते हैं जो कि धीरे धीरे पिघलते हैं और उनका पानी जो है नदियों एवं झीलों में जो है जाता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। अब हमने जाना था काराकोरम श्रेणी पर जो है कौन कौन से ग्लेशियर, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, बियाफो है, ससाइमी है, बाल्टोरो है, रीमो है, पुनमा है। तो ये सारे ग्लेशियर कहाँ पे पड़ते हैं? काराकोरम श्रेणी पर पड़ते हैं। और साथ ही ग्लेशियर की यदि हम बात करेंगे तो नॉर्थ इंडिया में ही पड़ते हैं ग्लेशियर, साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में कोई ग्लेशियर नहीं पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हमने जाना था कि ग्लेशियर की हम बात करते हैं। तो दोस्तों, हमने काराकोरम श्रेणी में जाने और साथ ही ससाइमी और सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया। काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी का उद्गम होता है। और साथ ही हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से ग्लेशियर थे? बादल ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर, बड़ा सीगरी ग्लेशियर। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर, पिंडार ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर, पिंडार ग्लेशियर, लालिम लालम ग्लेशियर और साथ ही कफनी ग्लेशियर। ये सारे दोस्तों कहाँ पे पड़ते हैं? उत्तराखंड राज्य में। सिक्किम में दोस्तों, सिक्किम में भी पड़ता है। कौन सा है? जेमू ग्लेशियर पड़ता है सिक्किम में। और साथ ही दोस्तों कंचनजंगा ग्लेशियर है। और साथ ही कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में कांगटो ग्लेशियर है। तो ये सारे पड़ते हैं ग्लेशियर। अब यहाँ पे हमने बात की थी किसके बारे में? घाटियों के बारे में। घाटी यानी वैलीज क्या होती हैं? तो पर्वतों पहाड़ों के बीच में जो है यानी दो पर्वत एवं पहाड़ों के बीच में जो गहरी खाई वगैरह होती है, जो कि ज़मीन होती है, भूमि होती है, उसको हम क्या, घाटी यानी वैलीज कहते हैं। अब दोस्तों, जो घाटी या वैली होती हैं ये जो है दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं यू आकार की, एक होती हैं बी आकार की। जो यू आकार की घाटी होती है इनका निर्माण जो है ग्लेशियर के यानी हिमनद के द्वारा होता है, और जो बी आकार की घाटियाँ होती हैं उनका निर्माण नदियों के द्वारा जो है होता है। अब हमने जाना था लद्दाख में जैसे नुब्रा घाटी है, नुब्रा, और साथ ही दोस्तों मरखा घाटी, ये कहाँ पे हैं? तो ये पड़ती हैं लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश में जैसे चंबा घाटी है, कांगड़ा, स्पीति, मालना, और साथ ही दोस्तों मालना, कांगड़ा और साथ ही पार्वती व कुल्लू घाटी, ये सारी पड़ती हैं हिमाचल प्रदेश में। और कुल्लू घाटी सबसे ज़्यादा पूछा गया। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है, जो कि पीर पंजाल व धौलाधर पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। इसके बाद हमने जाना था कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में जैसे फूलों की घाटी, शोर घाटी, दून घाटी, द्वार घाटी, धर्मा घाटी, नेलांग घाटी, ये सारी कहाँ पे स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो आप अच्छे से याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है दोस्तों? ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश में गांधी कोट्टा घाटी। भारत की विशाल घाटी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में स्थित है। साइलेंट घाटी या शांत घाटी कहाँ पे स्थित है? केरल में। तो ये सारी घाटी हमने कल अच्छे से पढ़ी थी। अब आज की क्लास का हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत होता है क्या? आप दोस्तों समझते हैं हम प्रायद्वीप होता है क्या है सबसे पहले। यानी जमीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। जो हमारा दक्षिण भारत है ये जो है तीन तरफ से घिरा हुआ है। तो दोस्तों ये है हमारा दक्षिण भारत। अब भारत के पश्चिम में ये अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी, और साउथ में इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। तो इसका मतलब जो हमारा दक्षिण भारत है ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसीलिए इसको दक्षिण भारत को जो है प्रायद्वीपीय भारत भी जो है कहा जाता है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का मैप बना हुआ है।
ये नॉर्थ में स्थल हो गया, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और साउथ में इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं प्रायद्वीप की। यानी प्रायद्वीप जमीन या भूमि का वह भाग होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, वह प्रायद्वीप कहलाता है। यह है अरब प्रायद्वीप और भारतीय प्रायद्वीप। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब ये प्रायद्वीप तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा, यानी वर्ल्ड में जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यानी जमीन या भूमि का एक ऐसा भाग जो कि अरब प्रायद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब ये है हमारा दक्षिण भारत। तो ये आपको अच्छे से इसमें दिख रहा होगा, इसका शेप क्या है, इसका शेप है त्रिभुजाकार। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो दक्षिण भारत है इसका शेप यानी आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। निर्माण कब हुआ था इसका, प्री कैम्ब्रियन काल में जो है इसका निर्माण हुआ था। यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका शेप यानी आकार कैसा, त्रिभुजाकार है। निर्माण कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। और यहाँ की सभी नदियाँ वृद्ध अवस्था या बूढ़ी अवस्था में हैं। यानी दोस्तों जो ये दक्षिण भारत है यानी प्रायद्वीपीय भारत, इसमें बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा हो गई, माही हो गई, कौन सी दोस्तों, नर्मदा हो गई, तापी, गोदावरी, कृष्णा, महा नदी और कावेरी। इस प्रकार बहुत सारी नदियाँ जहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये सारी नदियाँ जो हैं दक्षिण भारत की वृद्ध अवस्था यानी बूढ़ी अवस्था में हैं। प्रायद्वीपीय भारत भाग किसका, याद रखें दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है। तो यहाँ पे दोस्तों ये भारत लिख लेंगे इसको, प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है। प्रायद्वीपीय भारत जो है किसका भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका, गोंडवाना लैंड का भाग है। अब गोंडवाना लैंड का भाग है तो ये मैं आपको पहले समझाता हूँ। तो दोस्तों जितने भी आज हमारे वर्तमान में महाद्वीप हैं, आप सभी को पता है 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। और हमारा भारत किस में आता है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो ये करोड़ों वर्ष पहले क्या था, सारे महाद्वीप जो आपस में जुड़े हुए थे। जब ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, जब ये सारे जुड़े हुए थे तो ये पैंजिया कहलाते थे। यानी जो सारे आपस में जुड़े हुए महाद्वीप थे ये पैंजिया कहलाए थे। अब इसके 150 वर्ष बाद जो है 150 मिलियन ईयर एगो जो है क्या होता है, पैंजिया जो है 2 भागों में टूटता है। नॉर्थ वाला हिस्सा लोरेशिया कहलाया, साउथ वाला कहलाया था गोंडवाना लैंड। अब इसमें भारत कहाँ है, तो दोस्तों ये है, देखो भारत, ये है इंडिया की स्थिति। अब इसके बाद दोस्तों ये है इंडिया की स्थिति। अब इसके बाद क्या होता है, 100 मिलियन ईयर एगो वर्ष बाद क्या है, ये पैंजिया और यानी गोंडवाना लैंड और लोरेशिया जो है टूटते हैं। अब इसके बाद देखो भारत की लोकेशन कहाँ पे, भारत जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यानी भारत जो है गोंडवाना लैंड से टूट कर किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, यानी अंगारा लैंड में जो है इसकी तरफ बढ़ रहा है। अब अर्थ टुडे यानी वर्तमान में जो स्थिति है, भारत कहाँ पर, ये यहाँ पे चिपक गया जाके एशिया प्लेट में। यानी जो इंडियन प्लेट थी वह यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई और इन दोनों के टकराने से जो हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार अब आपको पता लग गया होगा कि भारत जो है पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जो है ये अब लोरेशिया का हिस्सा बन गया है। तो इसीलिए जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है प्रायद्वीपीय भारत को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका विस्तार की हम बात करते हैं तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो दोस्तों ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। औसत ऊंचाई की हम बात करेंगे तो 600 से लेकर 900 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है। कितनी, 600 से लेकर 900 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये प्रायद्वीपीय भारत का यहाँ पे मैप बना हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत कौन सा दोस्तों, ये है प्रायद्वीपीय भारत। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं तो दोस्तों ये वाला जो है इसको कहते हैं हम विंध्याचल पर्वत, जो कि भारत के मध्य भाग में स्थित है। और ये जो है उत्तर भारत और साथ ही दक्षिण भारत को अलग करने का काम भी करता है। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी पर्वत श्रेणी ऐसी है जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने का काम करती है, तो विंध्याचल पर्वत है। साथ ही इसके नीचे पड़ता है ये वाला जो है, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, सतपुड़ा पर्वत कहते हैं। क्या, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत को जो है ये भारत के मध्य भाग में स्थित है और इसको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं।
इसका पश्चिमी भाग राजपीपला हिल्स, मध्य भाग महादेव पर्वत और पूर्वी भाग जो है मैकाल रेंज के नाम से जाना जाता है। और यदि हम बात करेंगे इसकी, ये है अरावली पर्वत जो कि भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक जो है फैला हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये वाला जो है दोस्तों, ये है पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी नहीं दोस्तों, ये है पश्चिमी घाट पर्वत। कौन सा? पश्चिमी घाट पर्वत, जिसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सह्याद्री के नाम से किसको जाना जाता है? पश्चिमी घाट पर्वत को जाना जाता है। अब यदि हम बात करेंगे, ये वाला जो कटा छटा पर्वत है, इसको हम कहते हैं पूर्वी घाट पर्वत। अब दोस्तों ये कटा छटा पर्वत इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, जैसे गोदावरी है, महानदी है, कावेरी, कृष्णा। तो ये सारी नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। जब ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं तो ये जो है पूर्वी घाट पर्वत को जो है काटती हुई जो है बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती हैं। तो इसलिए जो है इसको नदियों ने काट छाट दिया है, तो इसलिए इसको कटा छटा पर्वत जो है कहा जाता है। अब पूर्वी घाट पर्वत के और पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर जो ये रेड वाली हैं, इनको कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। तो ये जो नीलगिरी की पहाड़ी हैं, ये कहाँ पे स्थित हैं? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर स्थित हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब नीलगिरी पहाड़ी की हम बात करते हैं तो इनका विस्तार जो है 3 राज्यों में है, यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। इन 3 राज्यों में जो है इसका विस्तार है नीलगिरी पहाड़ी का। तो ये हम प्रायद्वीपीय भारत में सभी को एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब इनको हम सीक्वेंस में लिखते हैं, जैसे अरावली पर्वत हो गया, विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत, महादेव पर्वत, मैकाल रेंज, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत और नीलगिरी पहाड़ी। तो इन सभी को हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली पर्वत के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? अरावली पर्वत के बारे में। अब अरावली पर्वत की यदि बात करते हैं तो ये हमने बनाया अरावली पर्वत। ये है अरावली पर्वत। क्या दोस्तों? ये है अरावली पर्वत का मैप। अब इसका जो विस्तार है अरावली पर्वत का, इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर ये दिल्ली तक फैला है, यानी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जो है इसका विस्तार है अरावली पर्वत का। अब जो अरावली पर्वत है, यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक लूनी नदी और एक बनास नदी। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, अरावली पर्वत से कौन सी 2 नदियाँ निकलती हैं? लूनी और बनास नदी निकलती है। और लूनी नदी को अंतर्वाही नदी भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये किसी भी जो है अरब सागर में या खाड़ी में जल नहीं गिराती है, बल्कि गुजरात में कच्छ का रण पड़ता है, तो यही कच्छ के रण में ही अपना जल जो है गिराती है, इसलिए इसको अंतर्वाही नदी कहा जाता है लूनी नदी को। तो ये आपको याद रखना है। जब हम लूनी नदी यानी नदियों का चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी सहायक नदियों के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अरावली पर्वत के बारे में। तो अरावली पर्वत जो है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की जो है सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत है, यानी हिमालय पर्वत से बहुत पहले ही बन गई है, तो इसीलिए इसको हम प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है। कहाँ पे? माउंट आबू के पास स्थित है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। और इसी माउंट आबू में जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, जो कि जैन धर्म को समर्पित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी जो अरावली पर्वत है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर, राजस्थान में स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की यदि बात करते हैं तो 570 मिलियन वर्ष पुराना है, यानी जो अरावली पर्वत है ये जो है 570 मिलियन वर्ष पुराना पर्वत है। इसका विस्तार जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार है। किसका दोस्तों? अरावली पर्वत का। अब यहाँ से लूनी व बनास नदियाँ निकलती हैं, साथ ही जो लूनी नदी है इसको रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। जो लूनी नदी है ये कहाँ से? अरावली पर्वत से निकलती है, और इस अरावली लूनी नदी को जो है रेगिस्तान की गंगा भी जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये था अरावली पर्वत, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं विंध्याचल पर्वत के बारे में। तो विंध्याचल पर्वत की यदि बात करेंगे तो विंध्याचल पर्वत का विस्तार जो है दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, यानी 5 राज्यों में जो है विस्तार है। किसका? ये है विंध्याचल पर्वत का।
गुजरात में इसको जोवट हिल के नाम से जाना जाता है, बिहार में कैमूर हिल्स के नाम से। यानी जो विंध्याचल पर्वत का विस्तार गुजरात में जाता है इसको कहते हैं जोवट हिल, और जो बिहार में विस्तार जाता है उसको कहते हैं हम कैमूर हिल। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर या गुडविल पीक। तो ये सद्भावना शिखर या गुडविल पीक जो है सबसे ऊंची चोटी किसकी है? ये सबसे ऊंची चोटी है विंध्याचल पर्वत की। किसकी दोस्तों? विंध्याचल पर्वत की। अब विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो विंध्याचल पर्वत है इसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये बनाया हुआ है दोस्तों विंध्याचल पर्वत जो कि मध्य भाग में है भारत के, ये आपको पता है। अब इसके साउथ में जो ये नदी बह रही है इसको कहते हैं हम नर्मदा नदी। तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी। अब नर्मदा के साउथ में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा के साउथ में कौन सी नदी है? तापी नदी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी विंध्याचल पर्वत के साउथ में नर्मदा नदी, नर्मदा के साउथ में सतपुड़ा पर्वत और सतपुड़ा के साउथ में ताप्ती नदी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बना था, नर्मदा व तापी नदी के बीच में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है। नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच स्थित है? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? यानी कौन सी पर्वत श्रेणी ऐसी है जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है उत्तर भारत व दक्षिण भारत को अलग करने का काम करती है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की हम बात करेंगे तो ये किन दो पर्वतों के बीच बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों ये है विंध्याचल पर्वत, दक्षिण भारत ये हो गया और उत्तर भारत ये हो गया। तो इन दोनों को जो अलग करने का काम है वे विंध्याचल पर्वत श्रेणी का काम है। तो ये आपको याद रखना है। नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच है? विंध्याचल का और सतपुड़ा के बीच। अब दोस्तों ये तो हो गया सतपुड़ा पर्वत, ये है सतपुड़ा पर्वत, ये है विंध्याचल पर्वत। इन दोनों के बीच ये नदी बह रही है, इसको कहते हैं हम नर्मदा नदी। तो ये आपको समझ आया होगा किन दो पर्वतों के बीच स्थित है? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच। अब यहाँ पे बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा और तापी नदी के बीच स्थित है सतपुड़ा पर्वत। ये हो गई नर्मदा और ये हो गई तापी। अब इन दोनों के बीच में जो ये पर्वत है ये वाला, ये सतपुड़ा पर्वत। तो इसका मतलब सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब कल की क्लास में हम सतपुड़ा पर्वत से जो है अच्छी तरह क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।